Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। आज के डेट पे आपने सबसे ज़्यादा इस डिजीज़ के बारे में सुना होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, फिर ब्लैक फंगस क्या है। तो आज इसी के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखो, म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है, ये एक स्पोरस डिजीज़, स्पोर्स जो है इसके एनवायरनमेंट में होता है, उसकी वजह से डिजीज़ कोज होती है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले आज देखेंगे अपन कि ब्लैक फंगस क्या होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका कोविड-19 से क्या रिलेशन है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट अपन रखेंगे इसका, और क्या क्या प्रिवेंशन अपन को फॉलो करनी होगी, उसी के बारे में देखेंगे। अपन एक एक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ब्लैक फंगस के बारे में जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या होता है। ब्लैक फंगस को सबसे पहले ज़ाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, ठीक है, और आजकल इसको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस रेयर कंडीशन होती है, ठीक है, सीरियस रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइकोसाइट्स की वजह से इन्फेक्शन कोज होता है, ठीक है। सीरियस है बट रेयर है। इसके ऑर्डर की अपन बात करें तो म्यूकोल से इसका ऑर्डर होता है। स्पीशीज़ की अपन बात करें, म्यूकोर और राइजोपस इसकी स्पीशीज़ होती है। अब ये कितने टाइप का है, इसके टाइप के बेसिस पे क्या है, इसका अपन जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे रहे हैं इसी के टाइप के बेसिस पे जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता है, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है, क्यूटिनस म्यूकोरमाइकोसिस है और डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस है। इसके 5 टाइप्स होते हैं। जो कोविड-19 पेशेंट के अंदर मैक्सिमम देखा जा रहा है वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है और पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है। इन दोनों को सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर देखा जा रहा है। तो फर्स्ट एक को अपन कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है। देखो, जो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है साइनस को और ब्रेन को, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो माइकोसिस है सबसे ज़्यादा उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला है जिनके अंदर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, या फिर उन पेशेंट का क्या किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी रिसेंटली हुआ है, उन पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। वो जो पेशेंट थे वो कोविड से रिकवर तो हो चुके हैं बट उनके अंदर डायबिटीज़ भी थी साथ में, या फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ ही था, उन पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये। इसके सिम्टम्स की अपन बात करें तो सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का फेस है वो वन साइड से कैसा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो पेशेंट है उसका जो फेस है एक साइड से कैसा हो गया, उसमें स्वेलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें इसमें अपन तो नेज़ल या साइनस कंजेक्शन होता है, यानी नाक से क्या होता है, नाक से काला काला पानी सा या फिर फ्लूइड सा बाहर आता है, ठीक है। फिर ब्लैक लेजन ऑन नेजल ब्रिज, जो नाक के ऊपर के जो ब्रिज होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर के लेजन्स हो जाते हैं, वो देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक कलर के लेजन्स नज़र आ रहे हैं। पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपने पास में पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये सबसे ज़्यादा उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है जिनके अंदर कैंसर है, या फिर उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर उन पेशेंट का अभी क्या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उन पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है। इसके जो सिम्टम्स है एज इट इज़ बिल्कुल कैसे कोविड-19 के जैसे इसके सिम्टम्स है, ठीक है। इस वजह से कई बार जो है डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है कि कोविड-19 है या फिर इसको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। इसके सिम्टम्स है फीवर है, कफ है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, नहीं लाइक बिल्कुल कोविड के जैसे सिम्टम है, और सबसे ज़्यादा यही पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे पेशेंट जो है कोविड-19 से रिकवर होकर जाता है उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से ये जो फंगस है वो उसको अफेक्टेड करता है। अफेक्टेड करने के बाद में यही सारे सिम्टम्स में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये सबसे ज़्यादा यंग चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपैरेटिवली एडल्ट्स की अपन बात करें या फिर उनके अंदर देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है जिनका लो वेट है, जिन इन्फेंट्स का, ठीक है, जो बेसिकली 1 मंथ से भी उनकी एज कम है, या फिर उन पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है जिनका कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स उनकी चल रही हैं, ठीक है, उनकी सर्जरी हुई है या फिर उनका कंटिन्यू मेडिकेशन उनका चल रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, या तो उनकी एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू चल रही है, उनकी सर्जरी हुई है, मेडिकेशन कंटिन्यू चल रहा है, इसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर लो हो गई है, इस वजह से क्या है उसकी बॉडी किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट क्या नहीं कर पाती, फाइट नहीं कर पाती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। इस वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके सिम्टम्स की अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या होता है, एब्डोमेन पेन होता है, वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट के अंदर।
अब नेक्स्ट अपन बात करें क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है। ठीक है, इसके नाम से क्लियर है कि जो है जनरली स्किन को अफेक्ट करेगा। देखो ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो फंजाई है ठीक है वो क्या करता है, स्किन को ब्रेक करके अंदर की तरफ मूव कर जाता है। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि क्या है, यहाँ पे स्किन जो है वो पूरी ब्लैक हो चुकी, टूट चुकी है। ये किस किस केसेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो पेशेंट की सर्जरी हुई हो, ठीक है, बर्न हो गया हो, पेशेंट जल गया हो, या फिर उसको कोई भी स्किन ट्रोमा हुआ हो। ठीक है, उन केसेस में ये देखने को मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अब ये क्या हो जाता है, जैसे इसकी सिम्टम्स की अपन बात करें, किसी पेशेंट की स्किन ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो वहाँ पे होल सा बन जाता है थोड़ा सा। उस होल में ये फंगस क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। और फिर क्या क्या सिम्टम्स जो होता है पेशेंट को वहाँ पे अल्सर हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ब्लिस्टर, स्किन मतलब जो स्किन है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की स्किन नज़र आ रही होगी। स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, जैसे स्वेलिंग हो रही है यहाँ पे पेशेंट की, और रेडनेस हो गई बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो जनरली ट्रीटमेंट करना होता है अपन को, वो क्या करते हैं, पेशेंट का या तो जो पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है, फिर या फिर उसका अपन छोटा सा पार्ट रिमूव करके उसको अपन बायोप्सी के थ्रू करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा घातक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक ही है, बिकॉज ये क्या होता है कि पूरे ब्लड स्ट्रीम में अफेक्ट करता है। ठीक है, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है, यानी फंजाई जो है पूरे ब्लड स्ट्रीम में ग्रो करने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का कंप्लीट बॉडी अफेक्ट होती है। आप इसको पर्टिकुलरली नहीं बता सकते हो कि डिसएमिनेटेड के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होगा। ठीक है, उन सब केसेस में अपन ने क्या देखा, जैसे क्यूटेनियस में स्किन अफेक्ट हो रही है, पल्मोनरी में लंग अफेक्ट होता है, ठीक है, राइनोसेरेब्रल में ब्रेन अफेक्ट होता है, या फिर साइनस होता है। इसमें कंप्लीट बॉडी अफेक्ट होती है। इसमें ब्रेन अफेक्ट होगा आपका, ठीक है, स्प्लीन है, हार्ट है, स्किन है, पूरी कंप्लीट बॉडी अफेक्ट होती है इसके अंदर। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको जनरली ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से तो अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर पार्ट्स को आप निकाल के रिमूव कर सकते हो, बट ब्लड स्ट्रीम के अंदर आप कंप्लीट ब्लड को रिमूव नहीं कर सकते निकाल के। ठीक है, तो उससे पेशेंट की भी डेथ हो जाएगी, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पूरा कंप्लीट ब्लड स्ट्रीम अफेक्ट होता है। जो पेशेंट है उसका माइंड स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग चेंज होती है, और कई बार पेशेंट कोमा में भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये सारे केसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैंने सबको कंबाइन करके रख दिया है। सिर्फ फंगल ग्रोथ होगी तो वो ऐसे नज़र आ रही है। सिम्टम्स में देखिए तो पेशेंट की आई स्वेलिंग हो जाती है। अगर कंप्लीट आई ही अफेक्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आई को भी रिमूव करना हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेज़ल ब्रीज के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर का आपको पॉइंट नज़र आता है, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पूरे कंप्लीट देख सकते हो कि आप कितना ज़्यादा ये जो है ब्लैक फंगस आज के डेट पे सबसे ज़्यादा पेशेंट को अफेक्ट कैसे कर रहा है। अब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा किसको ये होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एड्स पेशेंट, दैट इज़ एड्स पेशेंट के बारे में अपन इसकी मोर्टेलिटी के बारे में देखेंगे कितना ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, एड्स पेशेंट के अंदर हो सकता है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में होगा, क्योंकि वहाँ पे शुगर लेवल क्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से कैंसर्स में भी पॉसिबिलिटीज़ है, किडनी फेलियर में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, या फिर बहुत टाइम से किसी को स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, या फिर सीरोसिस है, या फिर मालन्यूट्रिशन है। इन सब केसेस में सबसे ज़्यादा है कि उस पेशेंट को ये है ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटीज़। एंड पेशेंट इन सब चीज़ों से ऑलरेडी अफेक्टेड है ही सही, बट अगर इनको अफेक्टेड होने के बाद में वो कोविड-19 से भी वो पेशेंट अगर क्योर होकर आ चुका है, बट उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीक हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि कोविड-19 से वो वैसे कोविड-19 के थ्रू इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और इन सब की वजह से भी उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस वजह से ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा उन पर ग्रो करता है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड वो करता है। अब मैं इसकी सोर्सेस की बात करूँ कि ये जो ब्लैक फंजाई जिसके अपन इतनी सारी बात करे जा रही है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो ये पूरे कंप्लीट एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, डिकेइंग मैटर में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, वॉल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रेड में प्रेजेंट है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि बहुत लॉन्ग टाइम से कोई ब्रेड रखा हुआ है, उसमें बहुत लॉन्ग टाइम से ब्रेड रखने के बाद वहाँ पे जो फंजाई ग्रो करती है वही ब्लैक फंगस है। या फिर आपने रेनी सीजन में देखा होगा, रेनी सीजन में अपन क्या करते हैं, किसी भी वॉल के ऊपर किसी भी कपड़े को लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो ग्रो करती है वो ही ब्लैक फंगस होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, अब वो जो ब्लैक फंगस है, ठीक है, वो ग्रो कर रही है। अब ग्रो करने के बाद में कोई भी वहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी जो पेशेंट है वो चला जाता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है, और कोविड-19 से वो रिकवर होकर आया है, तो वहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स के फॉर्म में इन्फेक्शन कोज करते हैं। इसका जो मोड है वो स्पोर्स के थ्रू ही जाता है। तो जो स्पोर्स है वो क्या होगी, इस पेशेंट के अंदर
आ चुके हैं। अब पेशेंट के अंदर आने के बाद में जनरल सी बात है वो अपने आप को ग्रो करना शुरू करते हैं। अब ग्रो करने के बाद में वो इन्फेक्शन कोज करेंगे। अभी कब कब देखने को मिलता है आपको जनरली, जब पेशेंट अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता, अपने क्लोथ्स को क्लीन नहीं करता प्रॉपर टाइमिंग में, उसका डाइट हैबिट अच्छा नहीं है, या फिर जो पेशेंट है वो ऑलरेडी क्या है उसमें डायबिटिक है, फिर HIV इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इन सब केसेस में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इसका कोविड-19 से क्या रिलेशन है, ठीक है। ये कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है। देखो कोविड-19 पेशेंट के अंदर क्या है, जिन पेशेंट को क्या कोरोना हो चुका है उन पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, स्टीरॉइड्स दिया जा रहा है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा ही स्टीरॉइड्स दिया जा रहा है। उस स्टीरॉइड की वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो इम्यूनिटी पावर वीक हो चुकी है तो क्या होगा, अब वो पेशेंट इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते कि किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर सके, फाइट कर सके। उसी टाइम क्या होता है कि जो ब्लैक फंगस है मिकोरमाइकोसिस वो बॉडी में एंटर करता है और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। और पेशेंट को वो फिर वही उसको ब्लैक फंगस हो जाता है। एक तो ये रीज़न है कि कोविड-19 से इसका ये रिलेशन है। दूसरा क्या है कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो कंटिन्यू मेडिकेशंस ले रहा है, कंटिन्यू मेडिकेशन स्टेरॉइड्स ले रहा है, या फिर उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, उसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या कर सके, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, तो उन पेशेंट के अंदर भी क्या है मिकोरमाइकोसिस देखने का सबसे ज़्यादा रीज़न रहा है। सबसे ज़्यादा ये कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स के अंदर देखा गया, या फिर पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब पेशेंट कोविड-19 से रिकवर होकर आता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर क्या है, बहुत ज़्यादा लो रहती है, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो रहती है, इम्यूनिटी पावर कम है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उसको म्यूकोरमाइकोजेनेसिस हो सके। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका सिर्फ एक ही कह सकते हो कि अब बेनिफिट है, बाकी बेनिफिट तो कुछ भी नहीं इसमें, बट इसका एक ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा पार्ट रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है ना वो कॉन्टेजिनस नहीं है। एटलीस्ट ये क्या है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता एटलीस्ट, नहीं तो ये भी क्या करता कोविड-19 के जैसे बहुत ज़्यादा इसका स्प्रेड हो जाता और जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता। जैसे अभी तक अपन कोविड-19 से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेल रहा है इस रेट पे भी, तो एटलीस्ट इसके अंदर ये है कि कॉन्टेजिनस नहीं है, नहीं एक पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। ये जिस पर्सन में हुआ है सिर्फ उसी को ये अफेक्ट करता है, बाकी को ये अफेक्ट नहीं करता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होगा अपने पास में, तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा रहा है वो एम्फोटेरिसिन बी दिया जा रहा है, पुसाकेनाजोल दिया जा रहा है, आइसोलिनाकेनाजोल दिया जा रहा है। बाकी जो अदर एंटी फंगल है, ठीक है, ये जो अदर एंटी फंगल है ये जनरली इसके अंदर कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। इनके अंदर ये बेसिकली यही 3 ट्रीटमेंट है, वही ये 3 ड्रग्स ही हैं जो पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। बाकी जो ड्रग्स है ये जनरली कोई भी वर्क नहीं करते म्यूकोरमाइकोसिस में। या तो आप इस ट्रीटमेंट के थ्रू पेशेंट को कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, जिसको अपन फार्माकोलॉजी थेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसमें अपन ड्रग्स दे के पेशेंट को रिकवर करते हैं। या फिर जो पेशेंट के अंदर क्या करा जाए, सर्जरी कट करके उस अफेक्टेड पार्ट को या इन्फेक्टेड पार्ट को बॉडी से रिमूव करना, जिसको अपन सर्जिकल थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि ये जो पर्सन है, ठीक है, उसकी आई अफेक्ट हुई, देन उस आई को कम्प्लीटली क्या करा, रिमूव कर दिया, अफेक्टेड पार्ट को कम्प्लीटली रिमूव करके निकाला है, ताकि जो फंगस है वो आगे जाके ग्रो ना कर सके। जैसे यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी फंगस कैसे ग्रो कर रहा है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कोविड-19 से एक और रिलेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा इसका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर है। इसकी वजह से इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर है, मोर्टेलिटी रेट इसलिए बहुत ज़्यादा गई। अपन ओवरऑल बात करें तो इसमें 50% ही सिर्फ मोर्टेलिटी, मतलब जो पर्सन के 50% ही चांस होते हैं बचने के, जो कि कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा आप बोलो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब कोविड-19 से तो पेशेंट एक बार क्या होता है, रिकवर होके आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोविड-19 से तो वो फिर भी रिकवर होके आ जाएगा, ठीक है, ठीक होके आ जाएगा। बट अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो 50% चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट रिकवर होके ठीक हो सके नॉर्मल। बाकी डिपेंड करता है कि यार कौन सा उसको केस हुआ है। जैसे अपन कंप्लीट ये तो 50% तो ओवरऑल की बात करते हैं, अपन पर्टिकुलर बात करें तो राइनोसेरेब्रल के अंदर 40 to 70% केसेस होता है, जिसके अंदर पेशेंट की रिकवरी रेट बहुत कम हो जाती है। डिसएमिनेटेड की बात करें तो डिसएमिनेटेड के अंदर तो 90% केस होता है कि 90% पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि पेशेंट रिकवर होकर आ सके, क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो, ब्लड स्ट्रीम अफेक्ट हुई है, तो ब्लड स्ट्रीम अफेक्ट होने की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिकवर हो सके। नेक्स्ट क्या है कि पेशेंट
किससे अफेक्ट है? ब्लैक फंगस से अफेक्टेड है, साथ में पेशेंट को एड्स भी है, तो उसकी 100% है कि पेशेंट की डेथ होने की बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे रिकवरी रेट बहुत ही बिलो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। क्योंकि एड्स में क्या होता है, सबको पता है कि एड्स के अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी वीक हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है कि पेशेंट अपने आप को रिकवरी ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्योंकि एड्स में मैक्सिमम ऑर्गन है या फिर जो कुछ भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है, वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। और साथ में ब्लैक फंगस हो चुका है, वैसे ब्लैक फंगस की इम्यूनिटी पावर 50% है ओवरऑल निकालें तो उसको एड्स भी है और ब्लैक फंगस भी है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो चुकी है। इस वजह से 100% होता है कि उसकी मोर्टेलिटी रेट हो सके। अब प्रिवेंशन की अपन बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर यही है कि यार अपनी डाइट प्लान को कंप्लीट बना के रखो आप, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रिशन लो, जैसे कोविड में पेशेंट को बोला जा रहा था कि आप अब कंप्लीट डाइट प्लान बनाओ, कंप्लीट न्यूट्रिशन, आप कंप्लीट न्यूट्रिशन लोगे तभी आपको रिकवरी रेट जल्दी होगी। तो सेम यहाँ पे भी वही प्लानिंग है कि आपको जो डाइट प्लान है उसको कंप्लीट बना के रखना, कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ह्यूमिड प्लेसेस से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। ह्यूमिड प्लेसेस पे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये जो फंगस है ना वो ह्यूमिड प्लेसेस पे क्या करता है, ग्रो करता है। अगर कोई पर्सन है कोविड-19 से रिकवर आया, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है कूलर को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कूलर की वजह से क्या होगा, ह्यूमिड मतलब वहाँ पे ठंडक होगी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी तो इस फंगस का ग्रो करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और वैसे पर्सन है जो कोविड-19 से क्या रिकवर होकर आया तो उसकी इम्यूनिटी पावर वैसे लो है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा केसेस होता है कि वहाँ पे ब्लैक फंगस उस पेशेंट को हो सके। तो पॉसिबली ब्लैक फंगस होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़, ह्यूमिड प्लेसेस से दूर रहो, कोविड मतलब कूलर वगैरह यूज़ ना करो, कंप्लीट न्यूट्रिशन लो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जिस पर्सन को कोविड-19 से रिकवर होकर आया है तो वो कोशिश करे कि मास्क वियर करे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स अगर वो मास्क वियर करके रखेगा तो स्पोर्ट्स एंटर नहीं होंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी मैंने कंटेंट बनाया है वो CDC की वेबसाइट से मैंने पूरा कंटेंट बनाया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।